हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्विक बुक स्टार्ट किए हैं, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट देख रहे हैं, जिसमें पर्यावरण के घटक में हम अब देखेंगे जलवायु। ठीक है, क्या देखेंगे? जलवायु। इससे पहले हम लोग 2 क्लास देख चुके हैं, ये तीसरा क्लास है। तो आप लोग अगर यदि वो नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, वो जाके देख लीजिएगा। आज इससे जो रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, ये जो कि यूपी पीसीएस, यूपीएससी और अदर भी स्टेट पीसीएस में जो पूछे गए क्वेश्चन है, वो सब भी हम लोग आज इसमें कुछ कवर करेंगे। फिर और एक क्लास इसका करेंगे और ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, और एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और इस चैनल्स में आप दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और टॉपर्स वीडियो वगैरह देखना है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है देख लीजिए। 2022 में पूछा गया था यूपी पीसीएस में। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन आज देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर जो थोड़ा सा बचा हुआ रहेगा वो पूरा करेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, प्री के लिए क्वेश्चन। तो इसलिए अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो बनेगा इसमें क्या होगा, 30 मिनट का ही बनाऊंगा। ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं। फिर अगर यदि आपको देखना है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, 30 मिनट करके ये पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और आगे का वीडियो देखना रहेगा तो प्लेलिस्ट में क्लास वाइज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा क्लास है। फर्स्ट वाला में क्लास वगैरह नहीं लिखा हुआ है, बस चैप्टर 1 लिखा हुआ है। सेकंड क्लास में क्लास 2 लिखा हुआ है, तो ये क्लास 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु। तो जलवायु क्या है ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, जलवायु। तो जलवायु जो होता है, देखिए, एक नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षणों जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सौर प्रकाश, बादल तथा वायु को मौसम कहते हैं। तो मौसम किसको कहते हैं? मौसम जो होता है हम लोग का क्षणिक, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह में, एक निश्चित जगह पे या फिर क्षेत्र में क्या होता है, जो तापमान, दाब, आर्द्रता और सौर सौर प्रकाश, ठीक है, यानी कि ताप, धूप हो गया, बादल, ये सब जो होता है, इसका जो लक्षण होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, एक नियत समय में, ठीक है, उसी को हम लोग मौसम कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं अभी मौसम क्लियर कर रहा है, ठीक है, बारिश की मौसम बना रहा है, ये बोलते हैं। तो एक समय में क्या होता है, एक जगह की जो तापमान, दाब, आर्द्रता, इसमें जो चेंज होता है, ठीक है, किस प्रकार वहाँ पे रहता है उस जगह पे, उसी को हम लोग मौसम बोलते हैं। तो किसी नियत स्थान तथा समय पर, किसी नियत स्थान यानी कि किसी स्थान पर एक समय पर वायुमंडल के जो क्षणिक लक्षण, मतलब कुछ समय के लिए जो लक्षण होते हैं, उसी को हम लोग मौसम कहते हैं। जैसे कुछ समय बहुत ज़्यादा ताप हो गया तो हो सकता है बहुत ज़्यादा तापमान होगा, दाब होगा, या तो वर्षा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मौसम। जो क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मौसम। क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन तथा मौसम चरम सीमाओं की लंबे समय की औसत स्थिति जलवायु कहलाता है। तो ये क्या होता है, मतलब कुछ निश्चित समय, छोटे समय में जो होते हैं परिवर्तन, ये जो ताप, दाब, इसकी जो स्थिति बने रहते हैं, तापमान का, दाब का, या अब जो बारिश वगैरह होते हैं, वर्षा होते हैं, उसको हम लोग मौसम कहते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर यदि कुछ लंबे समय तक रहे, ठीक है, जिसे यहाँ देख सकते हैं, क्षेत्र विशेष में वायुमंडल स्थिति की समान अवस्था है। जो एक समान अवस्था, अगर यदि धूप है, ठीक है, तापमान है, तो तापमान ही बने रहेगा लंबा समय तक। वर्षा होता है तो वर्षा ही, मतलब लगातार नहीं। जैसे वर्षा दिन में क्या होता है, वर्षा होता है, फिर थोड़ा सा ये रहता है, फिर बीच में वर्षा होता है। तो इस प्रकार का जो ये है, लंबे समय तक वायुमंडलीय स्थिति की समान अवस्था है, ऋतु परिवर्तन कहते हैं। जो समान अवस्था होता है, एक समान अवस्था, जैसे अभी क्या हो रहा है हम लोग का शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु में अभी ये खत्म होकर अभी हम लोग का बसंत ऋतु चलेगा। ठीक है, बसंत ऋतु ये कुछ समय तक चलेगा, 2 महीना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का ग्रीष्म ऋतु आएगा, वो चलेगा 3-4 महीना, ठीक है, 4 महीना। तो इसी प्रकार का जो लंबे समय तक जो वायुमंडलीय स्थिति सामान्य अवस्थाएं रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन समझ गए होंगे। जो सामान्य अवस्था, एक सामान्य अवस्था से दूसरे सामान्य अवस्था में चले जाना, क्या कहलाता है, ये ऋतु परिवर्तन। जैसे अभी ठंड है तो ये क्या हो गया, हम लोग का शीतकाल, शीत ऋतु हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ने लग रहा है, ठीक है, ठंडा कम हो रहा है, तो ये हम लोग का वसंत ऋतु हो गया। ये कुछ समय तक रहेगा, तो सामान्य अवस्था रहेगा। उसके बाद उस सामान्य अवस्था से वो चेंज होकर फिर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, जिसमें गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ऋतु परिवर्तन। आगे देखते हैं, परिवर्तन तथा मौसमी चरम सीमाओं की लंबे समय की औसत स्थिति जलवायु कहलाता है। और ये जो स्थिति रहता है, लंबे समय तक रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं जलवायु। जो छोटे समय के लिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
मौसम बोलते हैं। और सामान्य अवस्था जो बना हुआ रहता है, सामान्य अवस्था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतु परिवर्तन। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, ठीक है, धीरे धीरे बदलना, उसको ऋतु परिवर्तन। सामान्य अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, ऋतु परिवर्तन। और मौसम की चरम सीमाओं की लंबी, जो मौसम होता है, मौसमी की जो चरम सीमा, जो मौसमी की जो चरम सीमा की लंबे समय तक औसत स्थिति बना रहता है, उसको हम लोग जलवायु बोलते हैं। तो जलवायु समझ में हो गई, आ गया होगा। मौसम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह में, किसी जगह में उस समय में जो वायुमंडल, ठीक है, जो वातावरण में जो बदलाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं मौसम। और वातावरण सेम टाइप का बना हुआ रहेगा लंबे समय तक, उसको हम लोग जलवायु बोलते हैं। तो जलवायु जैसे अभी क्या हो रहा है, दिनों दिन क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। पहले की तुलना में जलवायु अभी क्या हो रहा है, जैसे वर्षा वगैरह कम हो रहा है, और क्या हो रहा है, वर्षा कम हो रहा है और समय पे नहीं हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, ठीक है। वर्षा क्या है, पहले जून के लास्ट तक में आता था, लेकिन अभी देखिएगा जुलाई के लास्ट आसपास में वर्षा होने स्टार्ट होता है। इस प्रकार मौसम में घंटा, दिन या साप्ताहिक परिवर्तन होता है। तो मौसम में घंटा, दिन या साप्ताहिक परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु एक लंबे अंतराल पर ऋतु या वर्षों के आधार पर तय होती है। तो जलवायु क्या होता है, लंबे समय पर आधार होता है, ठीक है, क्योंकि वो लंबे समय तक बना रहता है। तापमान तथा वर्षा वे प्रमुख कारक हैं जो किसी क्षेत्र के जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या तापमान तथा वर्षा जो है, ये क्या है, प्रमुख कारक है, ठीक है, जो क्या होता है, किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करने के लिए। कौन सा, तापमान और वर्षा जो है प्रमुख कारक है, जो किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करने में, वही क्या करता है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारण करता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभेदी और विकिरण के विविध निवेश तथा वायु एवं समुद्री लहरों द्वारा ताप ऊर्जा के हस्तांतरण से तापमान। तो देख लीजिए क्या होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो विभेदी सौर ऊर्जा जो पड़ेगा, उसका जो विभेदन होगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की जो विभेदन होगा, निवेश होगा, और वायु एवं समुद्री लहरों का ताप ऊर्जा में हस्तांतरण। वायु का क्या होता है, ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अधिक धूप पड़ता है तो क्या होता है, ताप ऊर्जा, वायु और समुद्री लहरों का ताप ऊर्जा में स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण ताप ऊर्जा में। ये क्या होता है, वायु का ताप ऊर्जा में बदलाव, और समुद्री लहर का भी क्या होता है, ताप ऊर्जा में बदल जाता है। ये स्थानांतरण से तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता में बदलाव से भूमंडलीय जलवायु का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, भूमंडलीय जलवायु का निर्माण होता है। किसे, तापमान, वर्षा, आर्द्रता में बदलाव, ठीक है। जब क्या होता है, लहर या वायु क्या होता है, ये स्थानांतरित, ठीक है, ये क्या होता है, ताप ऊर्जा से बदल कर, ये ताप ऊर्जा के स्थानांतरण से तापमान, वर्षा। तो ताप ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे जगह में। ताप ऊर्जा क्या होता है, एक स्थान से दूसरी जगह में जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा इधर उधर फ्लो होते रहता है, तो ये स्थानांतरण होता है। और तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता में बदलाव से, देख लीजिए किसमें, तापमान में, वर्षा में और आर्द्रता में बदलाव से भूमंडलीय जलवायु का निर्माण होता है। अब भूमंडलीय जलवायु का जो निर्माण होता है, उसमें क्या होता है, पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों को संचालित करता है। तो ये जो है जलवायु जो परिवर्तन होता है, तो जलवायु के आधार पर ही पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, सभी को उसके आधार पर ही चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे वर्षा होगा तो ही क्या होगा, कोई भी फसल वगैरह उगेगा, तो क्या होगा, जलवायु पर निर्भर रहना पड़ता है। पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों को उसके आधार पर संचालित होना पड़ता है। आगे देखिए हम सूक्ष्म जलवायु, ये तो हम देखें जलवायु, ठीक है। सूक्ष्म जलवायु क्या होता है, सूक्ष्म जलवायु की वह स्थिति है जो कि स्थानीय स्तर पर या छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है, जो स्थानीय स्तर पर या छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। सूक्ष्म जलवायु साधारणतः उपस्थित क्षेत्रीय जलवायु स्थितियों से भिन्न होता है। जिसे देख लीजिए, उदाहरण से इसको एक हम समझते हैं, जैसे घने जंगल में वृक्षों की पत्तियां जमीन पर पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को कम कर देता है। तो अगर यदि घना जंगल में जो वृक्ष की पत्ता होता है, वो क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश होता है उसको कम कर देता है, उसको पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है, रोक देता है, जिसके कारण जंगल की जो जलवायु होता है वो क्या होता है, या तापमान होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। उसमें जो प्रकाश को रोक देता है, जिसके कारण क्या होता है, वायु के तापमान में भी परिवर्तन होता है। वनों के अंदर दिन में वायु का तापमान बाहर के तापमान से कम रहता है। तो क्या होता है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो वन का अंदर का जो तापमान रहता है वो क्या होता है, कम होता है। उसके अगल बगल जो वन है, उसका अगल बगल की जो जितना तापमान रहता है उससे कम होता है। और उसमें क्या होता है, आर्द्रता भी अधिक होगा, क्योंकि तापमान कम होगा तो उसमें नमी बनी रहेगी, तो उसमें क्या होगा, आर्द्रता भी, उसमें वनों के आंतरिक भाग में आर्द्रता की मात्रा
समीपन वन विहीन क्षेत्रों से अधिक होता है, ठीक है। तो उसमें जो है आर्द्रता की मात्रा क्या होगा, आर्द्रता अधिक होगा वन का अंदर जो उसकी अगल बगल के क्षेत्र है उसकी तुलना में, और तापमान कम होगा। तो इतना समझ गए होंगे। आगे देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आवास तथा निकेत, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आवास तथा निकेत। आवास निकेत, आवास किसको कहते हैं, वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं आवास कहलाता है। जहाँ पे जीव निवास करते हैं उसको हम लोग आवास कहते हैं। आवास स्पष्ट भौतिक लक्षणों से युक्त होता है, अर्थात आवास उस स्थान को इंगित करता है जहाँ संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करते हैं। जहाँ पे संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करते हैं, कोई पर्टिकुलर जीव नहीं, ठीक है, कोई एक ही जीव नहीं, जो पूरे समुद्र, जैसे जंगल हो गया, जंगल एक निवास स्थान हो गया, नदी नाला समुद्र ये भी क्या हो गया, आवास हो गया, ठीक है, आवास। तो इसमें क्या कहते हैं, संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वन, आवास में कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती है। आवास विशेष की पर्यावरणीय स्थिति, पाए जाने वाले पौधों तथा प्राणियों को प्रभावित करते हुए एक विशिष्ट लक्षण दर्शाते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें जो एक आवास में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाए जाते हैं और उसमें प्रभावित करते हुए विशिष्ट लक्षण को दर्शाते हैं। तो आवास किसको कहते हैं, जहाँ पे जीव निवास करते हैं और वहाँ पे केवल कोई एक जाति का जीव नहीं, उसमें संपूर्ण जीव, ठीक है, यानी कि संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करते हैं, उसको हम लोग आवास कहते हैं। लवण युक्त मृदा में उगने वाले पौधे में ऐसे कई विशेष लक्षण होते हैं जो सामान्य लवण विहीन मृदा में उगने वाले पौधों में नहीं होते। तो जो लवण युक्त मृदा में जो पौधे उगेंगे उसमें क्या होगा, कुछ विशेष गुण होंगे, लेकिन जो लवणहीन युक्त मृदा में उगेगा उसमें इस प्रकार के विशेष गुण नहीं पाया जाएगा। तो आवास समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं निकेत, ठीक है। निकेत क्या होता है, एक आवास में कई निकेत होते हैं, एक आवास में कई निकेत होते हैं। निकेत की द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है। तो निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति की पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पता चलता है, यानी कि वो किस प्रकार के वातावरण में रह सकता है, उसके टेम्परेचर किस प्रकार के सह सकता है, ठीक है, ठंड सह सकता है, टेम्परेचर सह सकता है, अधिक गर्मी में रह सकता है या ठंड में रह सकता है, वो उसके बारे में, उस प्रजाति के बारे में उसके निकेत के द्वारा हमें मालूम चलता है। अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक भौतिक रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। तो निकेत किसे कहते हैं देख लेते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जो जैविक भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, उनके सम्मिलित रूप को हम लोग निकेत कहते हैं। तो निकेत क्या हो गया, जो जीव को जीवित रहने के लिए जो भौतिक, उसके आसपास की जो भौतिक रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हीं को हम निकेत कहते हैं। प्रत्येक जाति का एक विशेष निकेत होता है, प्रत्येक जाति का एक विशेष निकेत होता है। ये देख लीजिए, ध्यान देने योग्य बात है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रत्येक जाति का एक विशेष निकेत होता है तथा कोई भी दो जातियाँ एक ही निकेत में नहीं रह सकता, कोई दो जातियाँ एक ही निकेत में नहीं रह सकता। जैसे जंगल आवास हो गया, आवास में बहुत सारे निकेत होंगे उस जंगल में, तो वहाँ पे जो भी निकेत होगा, निकेत यानी कि अपना घर, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक जाति का अपना निकेत स्थान होगा, वहाँ पे दो जाति नहीं रह सकते एक साथ। यदि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना हो तो उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी प्रजाति को हमको निकेत में रखना है तो उस निकेत की, हमको उस जीव की निकेत के लिए जो स्थिति होना चाहिए वो हमको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर यदि हम जानकारी नहीं रखेंगे तो उसकी संरक्षण हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमको मछली रखना है तो मछली को किस तरह की उसको निकेत, तो उसके जल में ही रखना पड़ेगा। तो ये सब हमको क्या है, जानकारी होना चाहिए, ठीक है। किसी चिड़िया को हमको रखना है तो उसके लिए किस प्रकार की निकेत चाहिए, यानी कि किस प्रकार की वो वातावरण को सह सकता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम उसको संरक्षित रख सकते हैं किसी जीव को, क्योंकि किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होता है। तो किसी भी जीव का जो कार्यात्मक कार्य करने का जो भूमिका होता है वो उसी के अनुसार होगा जो उस निकेत में रह सकता है। अगर यदि कोई बहुत गर्मी में रहने वाला जीव है उसको बहुत ठंडे वाली जगह में रखा जाए तो क्या होगा, जीवित नहीं रह पाएगा। आगे बढ़े हम, तो निकेत समझ में आ गया, निकेत और आवास, ठीक है। निकेत और आवास से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग देखते हैं मनाव पर्यावरण संबंधित प्राचीन काल से वर्तमान काल। जो मनाव जो है पर्यावरण, मनाव और पर्यावरण में जो संबंध है प्राचीन काल से वर्तमान काल, तो किस प्रकार संबंध था और धीरे धीरे परिवर्तित होके कैसे परिवर्तित होते गया, ठीक है। पहले क्या था, मनाव जो था साधारण जो पर्यावरण के घटक थे, कारक थे, उसी तरह प्रकार मनाव भी एक कारक था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या बना, पर्यावरण की स्वामी बन बैठा, ठीक है। पर्यावरण में परिवर्तन करते गए और वो उसका घटक नहीं रह के, कारक नहीं रह के पर्यावरण का
स्वामी बन गए। तो किस प्रकार ये हुआ, किस प्रकार बदलाव होते गए वो देखते हैं हम। मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका है। तो मनुष्य की दो तरफा भूमिका है। वह जैविक संगठक के रूप में भौतिक मनुष्य की हैसियत से, तो एक क्या है, जैविक संगठक के रूप में भौतिक मनुष्य है, और दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक एवं प्रौद्योगिक मनाव के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो दूसरी क्या है, प्रौद्योगिक मनाव के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करता है। चूंकि मनाव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक के साथ प्रौद्योगिकी स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित है। तो मनाव क्या है, अन्य जीव की तुलना में शारीरिक, मानसिक और प्रौद्योगिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और प्रौद्योगिकी स्तर पर सर्वाधिक विकसित प्राणी है। अतः वे प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित कर अपने अनुकूल बनाने में समर्थ है। तो इसके कारण क्या है, जो मनाव जो है शारीरिक, मानसिक और प्रौद्योगिकी स्तर पर विकासशील हो गया है, इसलिए वो क्या करता है, जो परिवर्तित करके, पर्यावरण को परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाने में समर्थ है, ठीक है, अपने अनुकूल बना लेता है। प्रारंभ में आदि मनाव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक में दो प्रकार की भूमिका होती थी। तो जो आदि मानव थे, पहले की मानव, ठीक है, प्रारंभिक मानव, वो क्या थे, भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक में उसकी दो प्रकार की भूमिका होता था। एक ग्राही और एक दाता। ग्राही मतलब क्या है, मनुष्य भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था। तो मनुष्य जो है भौतिक पर्यावरण से, जो भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण से अन्य जीव जिस प्रकार खाने के लिए, ठीक है, फल, कंद, मूल ये प्राप्त करते थे, उसी प्रकार मानव भी क्या करता था, संसाधन प्राप्त करता था पर्यावरण से, तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान देते थे। अपना संसाधन प्राप्त करते थे और पर्यावरण संसाधनों में अपना योगदान करते थे। कैसे करते थे देख लीजिए। यथा फलों के बीजों को अनजाने में बिखर देना, फल के बीजों को इधर उधर बिखर देना, जिसके क्या होगा, फल से वृक्ष बनेगा और वृक्ष से क्या होगा, फिर से वहाँ से संसाधन मिलेगा। तो संसाधन में योगदान देते थे। एक तो उसका संसाधन अन्य जीव की तरह ही वो संसाधन प्राप्त करते थे पर्यावरण से, और दूसरा क्या करते थे, संसाधन के विकास में मदद करते थे। इस प्रकार संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य भौतिक पर्यावरण के अन्य कारकों के समान एकमात्र कारक था। तो संस्कृति की जब विकास स्टार्ट हुआ, ठीक है, यानी विकास के प्रथम चरण, जब विकास के प्रथम चरण में थे, उस टाइम जो मनुष्य थे वो भी क्या है, भौतिक पर्यावरण के अन्य कारक के समान एकमात्र कारक था। तो अन्य कारक के समान ये भी एक कारक था। जैसे भौतिक पर्यावरण का कारक हम लोग देख चुके हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे मृदा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, उसी प्रकार मनाव भी एक कारक था। लेकिन उसके समाज तथा संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, सामाजिक विकास हुआ। लोग आपस में मिलजुल के समाज का निर्माण किए। फिर जब समाज निर्माण हो गया तो उसमें जो संस्कृति का भी निर्माण हुआ। कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़ का ये करने लगा तो संस्कृति, ठीक है, आपस में कोई भी त्यौहार वगैरह मनाने लगे, वही उसका क्या हो गया, संस्कृति का विकास हुआ। आगे देखें हम, संस्कृति का विकास, उसका कौशल तथा उसकी संस्कृति का विकास, उसकी बुद्धि, उसका कौशल तथा उसकी प्रौद्योगिकी भी विकसित होती गई। तो उसके साथ, उसकी बुद्धि के साथ क्या हो गया, कौशल, उसकी प्रौद्योगिकी भी विकसित होती गई, एवं पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका का संबंध में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन हो गया। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उसके विकास होते गया, ठीक है, मानव का विकास होते गया, तो उसमें प्रौद्योगिकी विकसित धीरे धीरे होते गया। उसी तरह से क्या हो गया, पर्यावरण और उसकी भूमिका में आपस में परिवर्तन होता गया। इस प्रकार मानव की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ भूमिका, जो प्रारंभ में पर्यावरण के कारक के रूप में थी, समय के साथ बदलती गई। तो ये क्या हुआ, पर्यावरण में पहले क्या था, पर्यावरण के कारक के रूप में था, लेकिन समय के साथ साथ ये बदलती गई। या पर्यावरण कारक से पर्यावरण के रूपांतर करता। तो पर्यावरण कारक से पहले क्या बोले, रूपांतर करता, पर्यावरण को चेंज करने वाला, ठीक है, पर्यावरण कारक से पर्यावरण के रूपांतर करता, यानी कि पर्यावरण को ये बदलने में, ठीक है, रूपांतर करता में ये बन गया, ठीक है, यानी कि पर्यावरण को बदलते थे ये, तथा पर्यावरण का परिवर्तन करता। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पर्यावरण का परिवर्तन करता है। इसके कारण क्या हुआ, पर्यावरण में परिवर्तन होने लगा। परिवर्तनकर्ता से पर्यावरण के विध्वंस करता। फिर उसके बाद क्या हुआ, पर्यावरण का विध्वंस करता। पर्यावरण किस प्रकार विध्वंस हुआ, बहुत ज़्यादा संसाधन का उपयोग करने से, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे को अंधाधुंध काटने से क्या हुआ, पर्यावरण का विध्वंस होने लगा, विध्वंसकर्ता की हो गई। फिर इस तरह मानव की भूमिका प्रकृति के साथ बदलती चली गई। जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग था,
साझेदार था वही आगे चलकर उसका स्वामी बन बैठा। तो देख सकते हैं जो पहले क्या था, प्रकृति का एक कारक था, अंग था, ठीक है, वो धीरे धीरे आगे चल के उसको पर्यावरण को परिवर्तन करते गए, ठीक है। उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा उपयोग किया अंधाधुंध, ठीक है, जिसके कारण उसका विध्वंसक हुआ और बाद में लास्ट में क्या हो गया, उसके स्वामी बन गया है। जैसे अभी पर्यावरण क्या है, मानव की क्रियाकल्प पर डिपेंड करता है। जो अभी जो पर्यावरण चेंज होता है, ठीक है, मानव क्रियाकलाप के द्वारा ही चेंज होता है। तो ये क्या है, पर्यावरण का इसी प्रकार से बदलते रहे तो जीवों का जो नष्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो मानव को भी जो जीवित रहने के लिए अभी जो है पर्यावरण को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। जो पेड़ पौधे काटा जा रहा है, ठीक है, ये सब जैसे दिल्ली वगैरह में देखे होंगे, जब कृषक उस अगल बगल के, जैसे क्या हो गया, हरियाणा पंजाब के जब कृषक होते हैं वहाँ के पराली जला देते हैं, तो दिल्ली के जो निवासी होते हैं उनको जीना मुश्किल हो जाता है। मतलब क्या बोलूँ, जीना मुश्किल ही हो जाता मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पे जो है स्वस्थ वातावरण यानी कि स्वस्थ क्या बोलेंगे, वायु, शुद्ध वायु नहीं मिलती है, ठीक है, बहुत दूषित वायु मिलता है। और वहाँ पे जो है, और ठंडी सीजन में क्या होता है, वायु जो होता है ठंडा के कारण ऊपर इधर उधर जा नहीं सकते, जिसके कारण उस जो दिल्ली की जो स्थिति होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये सब क्या है, मानव का ही क्रियाकलाप के द्वारा होता है। अगर यदि उस पराली को अगर यदि कुछ दूसरा यूज करने की समस्या उसकी खोल दिया जाए तो उतनी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे भी बहुत ही गाड़ी वगैरह चलने के कारण वहाँ पे क्या होता है, वायु शुद्ध नहीं होता है और उस समय फिर पराली जलने से फिर से ये हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, मानव मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों का मूल कारण प्रौद्योगिकी ही है। तो देख लीजिए, इसका जो बदलने का मूल कारण है क्या है, प्रौद्योगिकी है, क्योंकि इसी ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान का औद्योगिक काल तक मानव पर्यावरण संबंध में आमूलचूल परिवर्तन किया है। सत्य है, ठीक है, आमूलचूल परिवर्तन किया। सत्य यह है कि प्रौद्योगिकी चाहे प्राचीन हो या नवीन, समय के साथ मानव मानव पर्यावरण संबंध में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य करती है। तो पर्यावरण क्या करता है, प्रौद्योगिकी के साथ, समय के साथ क्या करता है, किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन अवश्य करता है। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में बाह्य परिवर्तन को आत्मसात करने में सक्षम है। तो प्राकृतिक प्राकृतिक जो है परिस्थितिकी तंत्र में जो बाह्य परिवर्तन, परिस्थितिकी तंत्र में जो बाह्य परिवर्तन, जो लोगों के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसको क्या है, आत्मसात करने में, यानी कि उसको मैनेज करने में क्या है, सक्षम होता है। लेकिन यही चीज़ जब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बाह्य परिवर्तन, परंतु जब बाह्य परिवर्तन प्राकृतिक पर्यावरण की आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो इसकी जितना आत्मसात करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा अगर यदि बाह्य परिवर्तन हो जाता है तब क्या होता है, पर्यावरण अवनयन प्रारंभ हो जाता है। पर्यावरण का क्या होता है, अवनयन प्रारंभ होता है, जिसके कारण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है। पर्यावरण का अवनयन तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, परिवर्तन के कारण पर्यावरण का अवनयन प्रारंभ होता है तथा दूरगामी प्रभाव वाली पर्यावरणीय समस्या पैदा होने लगती है। जिसके कारण क्या होता है, दूरगामी प्रभावी मतलब पर्यावरण में अगर यदि हम बदलाव करेंगे, बहुत ज़्यादा बदलाव कर देंगे तो क्या होगा, आने वाला समय में, ठीक है, दूरगामी समस्या पैदा होगा जो लंबे समय तक चलते रहेगा। वर्तमान में प्रौद्योगिक मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में किए गए परिवर्तन उसकी सहन शक्ति से कहीं अधिक होगी। तो मानव द्वारा जो परिवर्तन किए गए वर्तमान समय में, वो क्या हुआ, पर्यावरण की जो सहन शक्ति है उससे कहीं अधिक है। कई विनाशक पर्यावरणीय समस्या मनुष्य की सक्षम खड़ी हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, मनुष्य के सामने जो है पर्यावरणीय समस्या, ठीक है, जो उसके समक्ष क्या हो गया, खड़ी होगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य बदलते संबंध के ऐतिहासिक परिवेश इसमें पर्यावरण अध्ययन का महत्व अत्यधिक हो जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पर्यावरण का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण का अत्यधिक बदलाव ना किया जाए, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उसके सामने जो समस्या खड़ी हो जाती है वो मनुष्य के सामने वो खड़ी ना हो पाए। प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को भली भांति उजागर किया जा सकता है। तो पर्यावरण का अध्ययन से क्या होगा, पर्यावरण से जो होने वाली जो समस्या है उसको उजागर किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दिया जा सकता है, ठीक है। इसलिए पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा, पर्यावरण को बचाया जा सके, एक संतुलित बनाए रखा जा सकता है पर्यावरण को।
क्रियाकल्पों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभावों भली भांति उजागर किया जा सकता है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। और इसकी जो प्राचीन काल में, अब देख लीजिए किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, प्राचीन काल में मनुष्य तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध काफ़ी संतुलित थे। प्राचीन समय में क्या था, मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संतुलन था काफ़ी संतुलित थे, लेकिन समय के साथ मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन जो कि उपभोक्तावाद को दर्शाता है, उसमें जो परिवर्तन हुआ क्या है, उपभोक्तावाद को दर्शाता है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फास्ट देखेंगे। दर्शाता है के कारण यह संबंध असंतुलित हो गया। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ प्रारंभिक मानव आप भौतिक मानव के रूप में बदल चुके। जो प्रारंभिक में जो मानव थे, ठीक है, प्रारंभिक का जो मानव भौतिक मानव के रूप में थे, वो क्या हो गया, अभी देख सकते हैं बदल चुका। अब जो पर्यावरण का कारक एवं पालक ना होकर, ठीक है, विकास के साथ प्रारंभिक मानव अब भौतिक मानव के रूप में बदल गया। मानव अब पर्यावरण कारक एवं पालक ना होकर, पर्यावरण का कारक और उसका पालक ना होकर, ठीक है, पर्यावरण का पालन नहीं करते हैं, उसका विनाशक हो गया। प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मनुष्य की क्रियाकल्पों को प्रभावित करने वाले भौतिक पर्यावरण के पक्षों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, उसकी क्रियाकल्पों को प्रभावित करने वाले, ठीक है, भौतिक पर्यावरण के पक्षों में सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण विज्ञान में परिस्थितिकी के नियमों एवं सिद्धांतों का बिना अनुपालन किए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन। तो देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों में क्या है, संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज किया, बहुत ज़्यादा उसका अंधाधुंध दोहन एवं अनियोजित विकास सुनिश्चित रूप से कई पर्यावरणीय परिस्थिति की समस्या उत्पन्न करेगा। अनियोजित विकास, ठीक है, निश्चित से, ठीक है, अनियोजित विकास निश्चित रूप से क्या होगा, कई प्रकार की जो समस्या पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इस कारण मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। अतः यह अति आवश्यक हो गया है कि संपोषणीय पर्यावरण, संपोषणीय विकास, संपोषणीय अर्थव्यवस्था तथा संपोषणीय समाज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानव पर्यावरण संबंध को पुनः संतुलित किया जाए। तो क्या है, ये जो है, इसलिए क्या है, पर्यावरणीय परिस्थिति की क्या होगा, समस्या पैदा हो जाएगा, अंधाधुंध उसका उपयोग करेंगे। इसलिए क्या है, संपोषणीय पर्यावरण, ठीक है, और संपोषणीय विकास, संपोषणीय पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए संपोषणीय विकास, ठीक है, उसके अनुकूल ही क्या है, विकास, पर्यावरण के अनुकूल विकास करना है, उसके अनुकूल अर्थव्यवस्था और संपोषणीय समाज की लक्ष्य प्राप्ति करना है। मानव पर्यावरण संबंध को पुनः संतुलित किया जा सकता है। इसी अवधारणा को बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17 अगस्त क्या है 17, ठीक है, 17 सतत विकास लक्ष्यों को विकसित किया गया है। तो संयुक्त संघ राष्ट्र द्वारा कितना 17 सतत विकास किया जा गया है। UNFCCA की प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की जा रही, साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विकास के लक्ष्य को सभी देशों में सतत विकास के संदर्भ में परिभाषित किए जाने की जरूरत है। किंतु देखना यह है कि आखिर वे कौन से कारण थे जिसने संबंध में परिवर्तन हुआ। तो ये देख लीजिए, बाकी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आज क्या है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में ये सब करेंगे हम लोग। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पूछा हुआ आप लोग देख सकते हैं, और ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसकी फिर से वीडियो बनेगा, इसकी और आगे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इसकी प्लेलिस्ट बना हो वो देख के आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, UPPCS में पूछा हुआ परिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही है। तो ये देख लीजिए, ये सब अगर यदि क्लास देखे हैं तो आपको अच्छे से कर सकते हैं। या उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो यहाँ पे देख लीजिए परिस्थितिकी निकेत, ठीक है। निकेत के बारे में आप देखें तो निकेत क्या है, उन स्थितियों को श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है। तो निकेत हम लोग देख सकते हैं जो जीव उसकी पर्यावरणीय परिस्थिति को सहन कर सकता है। तो ये सही है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, प्रत्येक प्रजाति, ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि बी नंबर, ठीक है। देख लीजिए, UPPCS प्री 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट देख सकते हैं, दूसरा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रित है। देख लीजिए, ये फर्स्ट क्लास में किया था, तो ये सही है। पर्यावरण के ये घटक सदैव स्थिर रहते नहीं, स्थिर नहीं रहते हैं, पर्यावरण के घटक हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए केवल एक कथन सही है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का समान रहती है। पृथ्वी पर जल की जो कुल मात्रा है वो समान रहता है, लेकिन रूप में परिवर्तित होता है, एकदम सही है।
क्या होता है, समान रहता है। वाटर क्या होता है, हमेशा पृथ्वी पर समान रहता है, लेकिन इसमें जो है बदलते रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, बदलते रहता है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण के उत्पन्न